हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। हम आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी टॉपिक है, करंट में बना हुआ है, तो इसलिए करंट अफेयर से भी रिलेटेड टॉपिक है और जीके से भी बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसलिए जीके का भी ये टॉपिक हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बात करें तो हाल ही फिलहाल में उड़ीसा के रत्नागिरी में जो विशाल बुद्ध के सिर की खोज की गई है रत्नागिरी में, तो वहाँ पर क्या कुछ साक्ष्य निकल करके आए हैं उड़ीसा में। खासकर रत्नागिरी जो स्थान है वो किस प्रकार से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्या कुछ वहाँ पर अन्य साक्ष्य हैं, क्या कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो साक्ष्य वहाँ पर मिले हुए हैं, जिनकी खोज वहाँ पर की गई है, उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, प्राचीन काल में क्या कुछ सभ्यताएं वहाँ पर रही, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ। और हाल ही फिलहाल में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक जो है चर्चे में रहा है। हर जगह न्यूज़पेपर में दिखाई देगा आपको, ये सारे न्यूज़पेपर्स की ही कटिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200-year-old Buddhist monastery found at Ratnagiri Buddhist site, 60 year olds after first exhibition Buddhist complex discovered at Ratnagiri, ASI unearths priceless relics at Ratnagiri including monolithic structure of elephant and क्लोजल हेड ऑफ बुद्धा। तो इस प्रकार से आप हर जगह जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक है। खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे वीडियो में अगर हम बात करें, पहले चर्चा के पक्ष जानेंगे, यानी कि क्या कुछ चर्चाएं की जानी है। तो सबसे पहले खबर की पुष्टि की, अभी हमने खबर के बारे में भी बताया कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से ये खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में हमने बात की। आगे वीडियो में हम बात करेंगे रत्नागिरी के बौद्ध स्थल का महत्व क्या है, यानी कि जो रत्नागिरी है उसके जो बौद्ध स्थल है वहाँ का महत्व क्या कुछ रहा है, रत्नागिरी में खुदाई का क्या इतिहास है, यानी कि आज से लेकर के प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक क्या कुछ रत्नागिरी में खुदाई का इतिहास रहा है। जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या कुछ उनके बारे में बात की जाएगी। हाल ही में जो खोजी हुई है और नई जो खुदाई है उसके क्या कुछ उद्देश्य निकल करके आएंगे। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रत्नागिरी का क्या कुछ सांस्कृतिक संबंध रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उड़ीसा में जो अन्य बौद्ध स्थल है उनके बारे में भी बात की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ और एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने खबर की पुष्टि की, अब हम बात करते हैं रत्नागिरी के बौद्ध स्थल का महत्व, यानी कि जो रत्नागिरी में बौद्ध स्थल जो है उनका क्या कुछ अपना महत्व है। तो रत्नागिरी एक प्रमुख बौद्ध ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि उड़ीसा से रिलेटेड है। और उड़ीसा प्राचीन काल में आप सभी लोग जानते ही होंगे, कलिंग जो कि उड़ीसा का ही क्षेत्र था, वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में कलिंग क्षेत्र था। और कलिंग जो है वो बौद्ध स्थल के रूप में काफ़ी ज़्यादा विख्यात, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो रत्नागिरी का अपना एक प्रमुख बौद्ध ऐतिहासिक स्थल है। उड़ीसा के जो डायमंड ट्रायंगल है उनका ये हिस्सा भी है। डायमंड ट्रायंगल का मतलब कुछ प्रमुख स्थल वहाँ पर मिल करके रत्नागिरी में जो कि एक ट्रायंगल जैसी शेप बनाते हैं, उनको हम डायमंड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। रत्नागिरी आता है, दूसरा आता है उदयगिरी, तीसरा जो होता है ललित गिरी। ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको हम डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर, यह जो स्थल है वो विशेष रूप से भौमा कारावंश जो कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, 10वीं सदी के बीच तक ये जो वंश था ये उस टाइम पे पॉपुलर था। इसके शासनकाल में जो वज्रयान शाखा थी जो कि बौद्ध धर्म से ही निकल करके आई, तो वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था, यानी ये जो स्थान है पूरा का पूरा रत्नागिरी। आगे अगर हम बात करें तो इस स्थल में अद्वितीय वास्तुकला के तत्व है, जिसमें भारत का केवल एकमात्र बौद्ध मठ है, भारत का केवल एकमात्र बौद्ध मठ है जिसकी छत वक्राकार है। बौद्ध मठ होते हैं वहाँ पर कुछ छत ऐसी होती है, और यहाँ पर जो बौद्ध मठ है वो केवल एकमात्र ये स्थल है भारत का जहाँ पर वक्राकार आप समझ सकते हैं इस प्रकार से बौद्ध जो मठ है उनकी छत है वक्राकार। तो ये एकमात्र स्थल यहीं पर है। इस मठ में लगभग 500 भिक्षु निवास करते थे, यानी प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था उस टाइम पर यहाँ पर 500 जो भिक्षु थे वो निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। आप यहाँ पर डायमंड ट्रायंगल भी देख सकते हैं। ये 3 क्षेत्रों जिसमें से उदयगिरी, ललितगिरी और जो उदयगिरी, ललितगिरी और साथ ही साथ
जो यहाँ पर रत्नागिरी है, ये तीनों मिल करके आप डायमंड, ये देख सकते हैं डायमंड ट्रायंगल का ये शेप बनाते हैं। आगे बात करते हैं फिर रत्नागिरी में खुदाई के इतिहास के बारे में, क्या कुछ इतिहास रहा है। करें तो जो पहली खुदाई है वो 1958 और 1961 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट देबाला मिश्रा द्वारा की गई थी, जिसमें मठ, स्तूप, मंदिर और शिलालेखों का एक बड़ा परिसर खोजा गया था। साथ ही साथ महत्वपूर्ण संरचनाओं की खोज के बावजूद 1961 में खुदाई बंद हो गई और इस स्थल को दशकों तक अधूरा छोड़ दिया गया था। यानी 1961 में इसकी खुदाई बंद कर दी गई थी और कई वर्षों तक इसको ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया गया था। हाल के ही वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने फिर से खुदाई शुरू की ताकि आंशिक रूप से दिखाई दे रही संरचनाओं और नई खोजों के अन्वेषण किया जा सके। यानी जो कुछ भी वहाँ पर मिले हुए थे वो तो खोजे हुई, साथ ही साथ में जो भी वस्तुएं वहाँ पर दिखाई दे रही थी उनके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा की जाए, इसके लिए फिर से यहाँ पर खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया था। आगे बात करें नई खुदाई और इसके क्या कुछ उद्देश्य निकल करके आए, तो हाल की जो खोज हुई है इन खोजों में 3 विशाल बुद्ध सिर, 1 विशाल हाथ, कह सकते हैं हथेली, प्राचीन दीवार और विभिन्न शिलालेख शामिल है। ये सभी चीज़ें अभी वर्तमान में जो खोज की गई है उसमें निकल करके आई हुई है। नई खुदाई का जो उद्देश्य पहले से दिखाई दे रही लेकिन अविकसित संरचनाओं को पूरी तरह से उजागर करना है, जिसमें विशाल बुद्ध सिर शामिल है। यानी बुद्ध जी का जो विशाल सिर है वो भी इसमें शामिल है। ASI का यह भी उद्देश्य है कि साइट की सिरेमिक संग्रह का विश्लेषण किया जाए, जिससे उस समय की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रथाओं के बारे में भी जानकारी मिल सके। यानी प्राचीन काल में जिस समय के ये जो अवशेष मिले हुए हैं, बुद्ध सिर और विशाल हाथ, प्राचीन दीवार, उस समय का क्या कुछ सांस्कृतिक महत्व रहा था, उस समय की क्या कुछ तकनीकी प्रथाएं रही थी, उनके बारे में जानकारी मिल सके, इसका प्रमुख उद्देश्य ASI के द्वारा निर्धारित भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो सांस्कृतिक संबंध है इस स्थान के, रत्नागिरी के, या कह सकते हैं पूरे के पूरे उड़ीसा के, जो कि प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर अशोक का राज था जब, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई अनुयायियों को अपने घर में अपने लोगों को, बेटी को, पुत्र को दूसरे देशों में भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे जो सांस्कृतिक संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में वो निकल करके सामने आते हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बात करें अगर हम इसे आधुनिक में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंध था, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, सिलोन जो कि वर्तमान में श्रीलंका है, ये प्रमुख देश इसके अंतर्गत शामिल थे। दोनों ने बौद्ध धर्म को बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई हुई थी। बात करें तो कटक में होने वाला जो बाली यात्रा महोत्सव है, बाली यात्रा जो यात्रा होती है, इस नामक वार्षिक महोत्सव कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच 2000 वर्ष पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की याद भी दिलाता है कि किस प्रकार से जो उड़ीसा है, आधुनिक उड़ीसा जिसे हम कलिंग के नाम से प्राचीन समय में जानते थे, इसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या कुछ सांस्कृतिक संबंध रहा। आगे हम अगर बात करें तो जो संबंध है कुछ मैप के द्वारा देखेंगे तो ये यहाँ पर कलिंग आपको दिख रहा है, जो कि आधुनिक समय में इसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार से बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार हुआ, तो यहाँ से बर्मा, सियोन, चंपा, कमेर, मलाया, साथ ही साथ सुमात्रा, ये जावा है और ये बाली है, बाली, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर चाइना और ये सिलोन जिसको वर्तमान समय में श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, इन देशों के साथ कलिंग या कह सकते हैं उड़ीसा का काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक संबंध रहा है प्राचीन समय से ही। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर अगले पॉइंट के बारे में जाने तो उड़ीसा के अन्य बौद्ध स्थल जो है उनके बारे में अगर हम जाने तो रत्नागिरी तो है ही, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 विशाल सिर, 1 हथेली, साथ ही साथ प्राचीन दीवार, ये सभी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रत्नागिरी के अलावा भुवनेश्वर के पास धौली, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास कुरुमा, जाजपुर जिले में लांगुड़ी और कायमा, पुरी जिले में तारापुर स्थित ये सभी अन्य बौद्ध प्रसिद्ध स्थल हैं। बात करें तो धौली और जौगढ़ प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के लिए। अशोक के यहाँ पर शिलालेख काफ़ी मात्रा में प्राप्त किए गए।
जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, इसके बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण है। युद्ध हुआ तो उस टाइम पर जब अशोक ने जब वो जीता था, काफी ज्यादा भयानक जो रक्तपात हुआ उसको देख करके अशोक का जो हृदय परिवर्तित हुआ। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इन सभी चीजों की जो जानकारी है इस प्राप्त किए गए शिलालेखों के अंतर्गत मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था आज के बारे में, जो कि कह सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी या यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीके के परिदृश्य से इंपॉर्टेंट है, करंट में बना हुआ है टॉपिक तो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ ये हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के, उन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।